मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल आप सभी के? रुपेश, हरिओम, अरुण, अमन, निराली, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आइए, जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। मेरे बच्चों, जब से एग्जाम्स के पैटर्न बदले हैं, तो जो टॉपिक मैं आज कराने जा रहा हूँ, डी आई डाटा इंटरप्रिटेशन। डी आई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसे। इस टॉपिक से बहुत छोटे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें बड़ा सवाल देगा तो आपको करने में समय लगेगा। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक से पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको जानकारी पूरी तरीके से बेसिक होनी चाहिए कि मतलब क्या है, क्या क्या उसकी वैल्यू है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, डी आई स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। आप सबसे उम्मीद है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी से सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, डी आई के टाइप क्या है, अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो डी आई जो है, एक तो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, एक होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी इस तरह से टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई 11th क्लास में कितने लड़के, कितने लड़कियां, टोटल बच्चे, बी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कितने बच्चे, कितने लड़कियां, ये सब ये टेबुलर डाटा हो गया। दूसरा है मेरे बच्चे, उसी टेबुलर डाटा को हम डायग्राम के रूप में समझाते हैं। कैसे समझा सकते हैं? डायग्राम के रूप में समझाते हैं। यानी आंकड़े जो होते हैं उनको प्रस्तुत करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सीधे सीधा टेबल दिखा के, या फिर हम उस पे उन आंकड़ों के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के आधार पर चीजें समझाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, इस बात पर चर्चा करते हैं। तो हमें चर्चा करनी है टाइप्स ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, कि भाई जो डायग्राम्स होते हैं उनको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले होती है ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम होता है। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और मोज़ाइक होता है। और तीसरा होता है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो जब भी हम चीजों को डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो कुल मिलाकर मोटे तौर पे तीन तरीके ही शामिल होते हैं, तीन तरीके ही शामिल होते हैं। अब बार ग्राफ क्या है, बार डायग्राम क्या है, पाई डायग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, पॉलीगॉन क्या है, मोज़ाइक क्या है, टाइम सीरीज ग्राफ क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्या है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, जिसमें हमारे पेपर में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, यूपीसी सेट हो, यूपीएससी सेट हो, या कोई भी एग्जाम उसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये बेसिकली टॉपिक 9 10 का टॉपिक है, ठीक है। 10th में अच्छे लेवल पे आता है। उसके बाद अगर आप स्टैट्स पढ़ेंगे तो स्टैट्स में चीजें बहुत अच्छे लेवल पे रखी होती है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे, इनमें से वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वही चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बार डायग्राम की, जैसे बताया ना, बार डायग्राम कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन, परसेंटेज बार डायग्राम, सब कहानी बाद में समझाऊंगा। ये सिंपल बार डायग्राम का एग्जांपल है, लेकिन जब समझाना होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ये हिस्टोग्राम में यूज है। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पाई डायग्राम है। बहुत सारी जगह हमसे पाई चार्ट के नाम से समझते होंगे, पाई चार्ट। तो अब आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में कि आज हम पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? पाई चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर मेजरमेंट होता है, एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की जाती है, उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है और मैं कह रहा हूं भाई, दो एक शहर है, शहर में दो भाषाएं बोली जा रही हैं, इंग्लिश और हिंदी। जो इंग्लिश है वो बोली जा रही है 30%, और जो हिंदी है वो बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 70%। 70%। इंग्लिश 30%, हिंदी 70%। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये तो सर्कल है? और अगर ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सर्कल है, देखिए आप बार-बार फालतू कमेंट करेंगे, ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो मत करिए, काम की कमेंट करिए। तो मेरे बच्चे, ये जो सर्कल है, अब सर्कल और परसेंटेज में डिफरेंस है। परसेंटेज 100 रिप्रेजेंट होती है, जबकि सर्कल जो रिप्रेजेंट होता है 360 डिग्री रिप्रेजेंट होता है। सर्कल जो रिप्रेजेंट होता है मेरे बच्चे 360 डिग्री रिप्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं सेंटर की, तो ये मान लीजिए सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है, और ये जो घूमता है ये पूरा 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री घूमता है, ये पूरा 360 डिग्री घूमता है, पूरा 360 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों घूमता है। हाँ जी, तो ये एंगल बनाता है 360 डिग्री। क्या बनाता है? एंगल बनाता है 360 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी डाटा को जब हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस बात पे चर्चा करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल बच्चे कितने हैं? तो आप कहेंगे 100%। यानी इन 100% बच्चों को मुझे रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। इसमें रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चे पाई चार्ट में, और 100% बच्चों को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो पाई चार्ट में पूरा रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा रिप्रेजेंटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। आपने कहा जी हाँ। तो 360 डिग्री 100% बता रहा है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री बटे 100, यानी 3.6 डिग्री। इसका मतलब 1% जो कोण बनाएगा वो 3.6 डिग्री बनेगा। 1% जो कोण बनाएगा मेरे जो 3.6 डिग्री बनेगा। अब मैं आपको कहूं कि भाई 30% कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 30% बनेगा 30 गुना 3.6, तो 36 की 108 डिग्री का। मेरे बच्चे, मेरे को 70 डिग्री कितना, 70% कितना कोण बनेगा? तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री, तो 70% की वैल्यू कितनी? 7 42, 7 21 और 4 25, 252 डिग्री। अब मेरे बच्चे, हमने क्या करना है, हमने ये कोई लाइन खींची इसके अंदर रेडियस। अब मैं क्या करूंगा, अब इस रेडियस का कमाल करेंगे। क्या कमाल करना है इसमें कि अब हमने ये देखना है कि यहां से कितने डिग्री मेरे बच्चे? 108 डिग्री। 108 डिग्री कहां पे पूरा होता है वो एंगल देखना है, डी से माप लेना। जहां 108 डिग्री हो रहा है वहां ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये कोण जो आया मेरे बच्चों, ये आया 108 डिग्री, और ये 108 डिग्री जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों? इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंग्लिश को। इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी और होता तो कोण बनाते, लेकिन बाकी जो कोण बच गया मेरे बच्चों कितना बच गया? तो आप कहेंगे 252 डिग्री। 252 डिग्री बच गया। तो ये जो 252 डिग्री आया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हिंदी को। ये मेरे बच्चों रिप्रेजेंट करेगा हिंदी को। अब क्या होता है, छोटी क्लासों में हम इसी को कलरफुल बना देते हैं। कैसे कलरफुल बनाते हैं वो समझिए। ये बना दिया इंग्लिश का, ठीक है जी। वहीं अगर मेरे बच्चों हम इसे उसमें बनाए, ये बना दिया मैंने हिंदी का। ये हो गया मेरे बच्चों मेरा पाई चार्ट। ये मेरे बच्चों मेरा क्या बन गया? पाई चार्ट। क्या मेरी बात से सहमत? बहुत। एक पाई चार्ट होगा नहीं। मैं आपको कह रहा हूं क्लास है, क्लास है एसएससी की, और इस क्लास में बायो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हैं 20, फिजिक्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 10, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं 5, हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं 15, मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं 80, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 20, और क्या रहेगा 100 और 20 40 और 10 50 150, और क्या सब्जेक्ट रहेगा? रीजनिंग पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30, ठीक है जी। ये एक क्लास है एसएससी की, एक कोचिंग है। इस कोचिंग में एसएससी में टोटल इतने बच्चे हैं, इसमें से बायो में 20 पढ़ रहे हैं, इसमें इतने पढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करिए, पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे जब आप पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? सवाल आपने क्या हमसे पाई चार्ट रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वो बनता कैसे? अगर हम इस बात को तसल्ली से समझ गए तो उसका किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा दावा आपके साथ। देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे दो बात समझनी है कि ये जो है ये 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सवाल में टोटल बच्चे अगर मैं देखूं तो देखो 5 5 10 की चीजों, 1 3 और 4 2 6 6 8 14 14 15 15 16 16 18 180 डिग्री, 180 बच्चे, तो 180 स्टूडेंट हैं। और मेरे प्यारे बच्चों 180 स्टूडेंट को मुझे निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पे? 360 डिग्री पे, क्योंकि पाई चार्ट में निरूपित करूंगा तो 360 डिग्री होगा। हाँ जी, तो भैया एक स्टूडेंट को कितने पे रिप्रेजेंट करूंगा? 360 बटे 180 एंड दैट विल कम टू 2 डिग्री। तो एक स्टूडेंट जो 2 डिग्री, एक स्टूडेंट जो मेरे बच्चों कितना है? 2 डिग्री। अगर मेरे बच्चों एक स्टूडेंट 2 डिग्री है तो विश्वास करिए मेरी बात पे। अब हमें यहां से कहानी घुमाते ले जाना है। कैसे समझाता हूं भाई? एक स्टूडेंट 2 डिग्री, तो बायो का कितना बन गया भाई? मान जा, बायो का कितना बन गया भाई? 20 दूनी 40 डिग्री।
इसका 20 डिग्री, क्योंकि एक नंबर एक बच्चा 2 डिग्री बना रहा है तो 10 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री। अब मेरे बच्चे जब रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो ऐसे करना भाई 40 डिग्री वाली लाइन लेते हैं, ठीक है, ये 40 हो गया, फिर है 20 डिग्री छोटी बना देते हैं, फिर है 10 डिग्री और छोटी बना देते हैं, फिर है 30 डिग्री बड़ी बना देते हैं, ठीक है, 40 20 10, फिर मेरे भाई एक 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री यहाँ बना दिया, ठीक है, डी से मार्क बनाएंगे, फिर 40 डिग्री और एक 60 डिग्री, ऐसा हमने कौन बना दिया, क्या हम कहेंगे ये 40 डिग्री का है, ये हो गया बायो का, ये 20 डिग्री का है, ये हो गया भैया फिजिक्स का, ये 10 डिग्री है, ये हो गया केमिस्ट्री का, ये मेरे बच्चे 30 डिग्री है, ये हिस्ट्री का, फिर 80 डिग्री है, ये हो गया भैया मैथ का, फिर 40 डिग्री है, ये हो गया इंग्लिश का, और फिर मेरे भाई 60 डिग्री है रीजनिंग का। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पाई चार्ट बनाएंगे, अलग अलग में अलग अलग बना दें। हाँ जी, ओहो मैथ में गड़बड़ कर दी, 80 बच्चे थे तो डबल होना था, सॉरी 160 डिग्री माफ करिएगा, तो यहाँ 160 डिग्री सही से बना देना डीवी नाप के प्रॉपर, ठीक है जी, किसी भाई को दिक्कत है, ये मेरे प्यारे बच्चों पाई चार्ट का टोटल कुल मिला के खेल है, और आपके सवाल में पेपर में सबसे ज्यादा पाई चार्ट से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये पाई चार्ट के एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर में आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से करेंगे, है ना, बहुत लंबा टाइम लेंगे। आइए बिल्कुल बेसिक से उठाए सवाल, कहता भैया पोस्टर में विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई है, डेटा को पाई चार्ट में प्रस्तुत करें। तो पाई चार्ट में बनाना है तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने 72, तो 72 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री आपके यहाँ, तो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेगा 360 बटे 72 यानी 5, तो एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 20 डिग्री इसका बनेगा, 35 डिग्री इसका, और ऐसे 5 से बनाते हैं, इन सब के कोण आ जाएंगे, उसके बाद सबको बनाना आसान। जी सलोनी रिया सोरा भारतेंद्र तुलसी अभिषेक तो सबसे पढ़ाई करें, आप सबके कमेंट आ रहे हैं और मैं देखा किसी भाई को दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से कर लेंगे, सिंह ही सवाल है, ठीक है। कहना जुलाई 2004 के महीने में गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 नीचे दिए गए विभिन्न मदों पर खर्च किया, दी गई जानकारी को पाई चार्ट के रूप में प्रस्तुत करें। तो भाई टोटल जो खर्चा है वो 7200 रुपए, तो 7200 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों किसको 360 डिग्री को, क्योंकि पाई चार्ट में 360 डिग्री, तो 1 रुपया होगा 7200 बटे में जाएंगे, तो 1 बटे 20 डिग्री, इसका मतलब 1 रुपया जो है वो 1 बटे 20 डिग्री को निरूपित करेगा। अब जहां जो वैल्यू पूछी वहां से 1 बटे 20 से गुणा कर देंगे, और ऐसा करने के बाद फिर आपके पास डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये भी मेरे बच्चे आपने कर लेना, ये प्रैक्टिस हल्की सी कर लेना इस बात की। मेरे बच्चे टोटल जो खर्चा होगा कितना होगा, ये क्या दिल्ली में घर निर्माण में खर्चे आए तो टोटल 100% खर्च होगा, और 100% खर्चा किसको रिप्रेजेंट करेगा तो आप कहेंगे 360 डिग्री, तो मेरे बेटा 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी भाग देंगे तो आएगी 3.6 डिग्री। अब हर एक को 3.6 से गुणा करेंगे, उनका एंगल आ जाएगा और एंगल निकाल के पास इतनी से आसानी से पाई चार्ट बना लें, उम्मीद है पहले पढ़ गए। अब भाई अभी पेपर का क्वेश्चन करिए, कहता दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वाज दिस, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दी 6 विलेजेस 100%। कहता भाई 6 गांव है, 6 गांव की टोटल पॉपुलेशन 100% है, ठीक है जी, और 2020 में सारे गांव की जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी डी विलेज का आया, तो विलेज डी की पॉपुलेशन 10,500 है, तो यहां दिखा रहा है 8%, आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अगर ये 8% है मेरे बच्चों, सवाल में क्या है 8% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,500, तो 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 8, 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे बटे 8। हाँ जी, अब सवाल में पूछ रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन ए इन 2020, क्या पूरे गांव की जनसंख्या, तो पूरे गांव की जनसंख्या 100% होगी, तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू थी, तो ये जो कैलकुलेशन करोगे मेरे बच्चे ये आएगा आपके टोटल गांव की पॉपुलेशन, ये आ जाएगी आपके गांव की पॉपुलेशन। अब बात आती है कैलकुलेशन की, और बस दो तरीके हैं, या तो 8 से भाग देना, देखिए बड़ा आसान है, काटेंगे सोल्व कर लेंगे, हाँ ना, सॉरी व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, अच्छा माफ करिए, सवाल में पूछा व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020, ए शहर की 2020 में कितनी जनसंख्या माफ करिए, तो एक ही है 12%, तो 12% की वैल्यू क्या होगी, 1% कितनी, 12% की वैल्यू कितनी। अब मेरे बच्चे सिंपल कैलकुलेशन सोल्व कर देंगे, कुछ तो नहीं पड़ रहा तो आप अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, सर हम अप्लाई कर देंगे इसमें क्या चीज डिजिटल सम, और वहां से निकालेंगे, या सिंपली सोल्व करेंगे 4 दूनी 8 4 12। अब ध्यान देना 5 और 1 6, यानी ये जो नंबर है ये भी मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग होगा और ये भी 3 से, तो जो भी मेरा आंसर हो 3 गुना 3 9 से भागना चाहिए, तो देखो यार 7 7 14 14 8 22 22 और 5 27 7 से भाग रहा है, 5 5 10 18 ये भी भाग रहा है 9 से, तो दो ऑप्शन हो रहे हैं, यहां देखोगे तो 5 10 18 33 सारी भाग रहे हैं 9 से, तो भैया आपको फिर यूनिट डिजिट से सोल्व करके करना पड़ेगा, सवाल सारे करना पड़ेगा कैलकुलेशन। आइए क्या व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इनकम हेल्थ, हेल्थ पे जो खर्चा हुआ है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहले देखो टोटल खर्चा कितना है, तो भैया इलेक्ट्रिकल पे 5000, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन है क्या लिखा है, तो ये 2000 खर्चा हो गया, 8000 पढ़ाई पे खर्च कर दिया, हेल्थ पे 15000 खर्च कर दिया, और रेंट पे 20000 खर्च कर दिया, टोटल खर्चा कितना हो गया देखो 15 5 20 8 2 10 20 40 50000, तो मेरे भाई 50000 रुपए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 360 डिग्री को, तो 1 डिग्री 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी 360 बटे 50000। हाँ जी समझ रहे हैं, फिर से समझाता हूं, ध्यान देना, मैं टोटल खर्चा 20 और 15 35 35 और 5 40000 40 और 10 50000 50000 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को, 1 डिग्री 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी 360 बटे 50000। अब कहता है कि स्वास्थ्य को दर्शाने वाले का केंद्रीय कोण क्या है, तो स्वास्थ्य को कितना दिखाया 15000, तो 1 रुपए की वैल्यू इतनी है, 15000 रुपए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज योर क्वेश्चन। 3 0 से 3 0 निकालो, ठीक है जी, उसके बाद भैया 5 0 से 0 निकालो, 5 3 15 36 108 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 108 डिग्री। हाँ जी बहुत आसान, करिए। भैया आसानी से निकाल लोगे, टोटल होगा 40 10 50 और 50 100, 100% रिप्रेजेंट करेगा 360 को, तो 1% की वैल्यू 3.6, तो 40% की वैल्यू कितना, आराम से आप आसानी से कर लें। हाँ जी, तो 40 गुना 3.6, तो गुना करोगे तो आएगा 144 डिग्री। हाँ जी, और वैसे भी याद रखना 100% 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू हमेशा 3.6 डिग्री आएगी। करिए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या है कि 7 जिले हैं, ये 7 जिले, इन 7 जिलों की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो टोटल अगर निकालोगे तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू है मेरे बच्चों 150 करोड़, तो 1% की वैल्यू बटे 100, तो कह रहा है ए और डी, तो ए में है 13% और डी में है 17%, तो 17 और 13 जोड़ 30% की वैल्यू कितनी, कैलकुलेट कर देंगे, दैट वुड बी आंसर 45 करोड़। आंसर देने में यकीन करिए, फालतू बकवास नहीं। सवाल में मेरे बच्चों कह रहा है कि भाई कुल मिला के अंक है 3000, तो रीजनिंग में कितने, तो भैया टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को, तो 1 डिग्री की वैल्यू 3000 बटे 360, तो कह रहा है रीजनिंग में तो 75 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो भैया 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मेरे बच्चों 3000 को, तो 1 डिग्री की वैल्यू बटे 360, तो भैया 75 डिग्री की वैल्यू कितनी, कैलकुलेट करेंगे मेरा आंसर। अब आंसर देने की कोशिश करें, फालतू कमेंट कोई भी ना करें, आसानी से कर लेंगे भाई, प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी, करिए।
देखिए मेरे भाई, कहता है नंबर ऑफ इलिटरेटेड डिफरेंट स्टेट दिखाकर। अब सवाल में क्या कह रहा है, ए बी और सी में निरीक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ देखोगे तो 22 और 14 और 20 को जोड़ोगे तो 20 और 10 30 और 20 50 56%। और इसमें है डी में कितने मेरे बच्चे 44%। कहता है कि रेशियो निकालो तो 4 11 44 और ये आएगा 14 56। अब कह रहा है डी से निरीक्षणों की कुल संख्या से कितना परसेंट, डी से कितना ज्यादा है, तो ये डी से कितना ज्यादा भाई, तो ये 3 ज्यादा है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए बी सी का बन रहा है 56% और डी का बन रहा है 44, तो ये वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, तो 14 11 का कितना परसेंट निकालना, 14 11 का कितना परसेंट। अब 14 11 को आप लिखेंगे 1 जमा 11 कम 11 3 बटे 11 और 1 बटे 11 होता है मेरे बच्चों कितना, तो 9 सही 1 बटे 11, तो 3 बटे 11 कितना हो जाएगा 27 सही 3 बटे 11, तो 100 तो 1% एक की वैल्यू 100% और इसकी वैल्यू कितनी होगी 27, तो लगभग 127% के आसपास हमारा आंसर है ऑप्शन डी। मेरी बात समझे, इजी भाई जैसा करते थे वैसे ही। अब इसको पढ़ लेंगे, दो बाई चार्ट दिए। आइए मेरे बच्चे देखते हैं, कहता है स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ द फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। देखिए सवाल में कह रहा है कि स्कूल के पास जो पैसा आता है वो इस तरीके से दिखाया गया कि भाई 35% तो डोनेशन आ जाती है, 38% एक एनजीओ दे देता है, 12% गवर्नमेंट एजेंसी दे देती है और इंटरनल सोर्सेज के थ्रू 15% पैसा आ जाता है। ठीक है, कहता है उसी पैसे का स्कूल खर्च कैसे करता है, यूजेस ऑफ फंड बाय स्कूल कैसे खर्च करता है, तो स्कूल खर्च करता है 11% तो पेमेंट देता होगा, तनख्वाह देता होगा, स्कूल मेंटेनेंस में 30% खर्च आता है, रिजर्व 33% है, स्कॉलरशिप में 26% खर्च आता है। इस तरीके से मेरे बच्चे खर्च किए जा रहे हैं। हां जी, अब हम सवाल पे फोकस करते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कह रहा है द एंटायर फंड, सॉरी द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स, द एंटायर फंड हो गया, द एंटायर फंड, द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। कहता है स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड जो है वो 10 लाख रुपए के बराबर है, टोटल कुल मिला के उसे जो पैसा मिला वो 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, तो देखो जी ये है पैसा कलेक्ट करने का तरीका कि भाई सोर्सेज ऑफ फंड्स इन स्कूल में पैसा कहां से आता है। अब कह रहा है एंटायर फंड स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इक्वल टू 10 लाख, वो 10 लाख के बराबर है। तो यहां अगर देखोगे 100% है तो मेरे बच्चों 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को, कितने को 10 लाख को, तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे। हां जी, यानी 1% जो है मेरे बच्चों वो बराबर होगा 10,000 के, 1% 10,000 के बराबर। अब सवाल में वो ये पूछ रहा है 1% 10,000 के बराबर है, तो पूछा उसने ये है विद्यालय द्वारा आंतरिक स्रोतों से कितनी राशि अर्जित की गई, द फंड एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। तो मेरे बच्चे इंटरनल सोर्सेज से कितना पैसा एक्वायर किया 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी, अगर 1% की वैल्यू 10,000 है तो 15% की वैल्यू कितनी 10,000 गुना 15 यानी 1.5 लाख रुपए। मतलब इंटरनल सोर्सेज से स्कूल ने जो पैसा अर्जित किया वो कितना मेरे बच्चों 1.5 लाख। हां ना मेरे बच्चों समझ में आ गया, करिए कंफ्यूज नहीं होना सवाल में, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन मैंने पिक किए जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी एग्जाम से आए हुए हैं। आइए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित पाई चार्ट कक्षा 12 के अनुभाग एबीसीडी में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डाटा दिखाता है। मतलब ये दिखा रहा है कि भैया अपीयर स्टूडेंट 1800 बच्चे अपीयर हुए ए बी सी डी ई में, ऐसे बच्चे अपीयर हुए। ठीक है जी, और कहता है जो पास हुए 1800 में से वो केवल 800 बच्चे ही पास हुए। तो 800 बच्चे जो माफ करिए जो पास हुए हैं, 800 बच्चे जो पास हुए हैं उसमें ए स्कूल में 20% पास है, बी में 30 25 15 और 10% बच्चे ही पास है। मैं लिख देता हूं ए स्कूल में मेरे बच्चों 20%, बी स्कूल में 30%, सी स्कूल में 25%, डी स्कूल में 15% और ई स्कूल में 10% ही बच्चे पास है। तो सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मेरे दोस्त कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन सेक्शन सी, कि भाई सेक्शन सी में कितने बच्चे फेल हुए। तो इसका इलाज ये है कि पहले तो निकालो टोटल स्टूडेंट इन सेक्शन सी, स्टूडेंट इन सेक्शन सी, कि भाई सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं टोटल और इसमें से पास इन सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में पास कितने हुए, तो वो जब घटा दोगे आप तो रिजल्ट आ जाएगा फेल इन सेक्शन सी, फेल इन सेक्शन सी, कि भाई फेल सेक्शन सी में फेल कितने हुए, यानी आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्शन सी में टोटल बच्चे कितने। तो बेटे बताओ टोटल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 बच्चों को। बहुत सुंदर भाई, तो कह रहा है कि सी में कितने बच्चे 100 डिग्री, तो 100 डिग्री की वैल्यू कितनी, दैट इज माय क्वेश्चन। अब 0 से 0 18 36 5 180 50 आएगा, 50 को 10 से गुणा करेंगे 500, यानी बात तय हुई कि सेक्शन सी में मात्र 500 बच्चे, सेक्शन सी में मेरे 500 बच्चे, सेक्शन सी में 500 बच्चे। अब ये पता करना है कि भैया सेक्शन सी में पास कितने में, तो भैया पास में है 800, यहां पे वैल्यू थी डिग्री में, यहां वैल्यू देखिए परसेंटेज में, यहां वैल्यू कितनी मेरे परसेंटेज में, इसका मतलब 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को। तो अगर 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को तो भैया 1% की वैल्यू 8 है। अब हमें पता करना है सेक्शन सी में कितने बच्चे पास में, तो आंसर है 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी, मेरे ध्यान दो भैया टोटल पास बच्चे में 100% है, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 800 को, तो 1% की 800 100, तो सेक्शन सी में पास कितने 25%, 25% की वैल्यू कितनी, तो 25 200 बच्चे, यानी सेक्शन सी में पास में 200 बच्चे। तो भैया 500 अपीयर हुए थे, 200 पास हो गए, तो फेल होने वाले कितने रहे 300। इसका मतलब मेरे सेक्शन सी में 300 बच्चे फेल हो गए। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए, और आप सबको ये कसम है कि कोई भी एक से ज्यादा कमेंट मत करें सवाल के आंसर में। आइए मेरे दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर द पेमेंट। कहता है भुगतान के लिए स्कूल द्वारा उपयोग की गई कुल राशि क्या है, ये हमें पता करना है। नीचे वाली लाइन में लिखा है एंटायर फंड, फाउंड लिख रखा है, टाइप इस भी हराम करोगे, ये फंड है एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इक्वल टू 10 लाख। कहता है स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से जो पैसा मिला वो 10 लाख रुपए। तो मेरे बच्चे एक बात करो, बहुत ध्यान से देखो, स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से इतना पैसा मिला, आप कहेंगे जी हां सर इतना पैसा स्कूल को डिफरेंट सोर्सेज से मिला, और ये जो पैसा है किसके इक्वल है 10 लाख है। अगर हम इसका परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कितना परसेंट होगा बाबू, 50% या 100%, 100%, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख। आपने कहा बिल्कुल सही, किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ कि स्कूल ने पेमेंट के लिए जो फंड यूज किया कितना है, तो मेरे बच्चे पेमेंट के लिए जो स्कूल ने फंड यूज किया है वो लिखा हुआ 11%, यानी जो भी उसे पैसा मिला है उसमें से 11% पैसा उसने यूज किया, 11% पैसा उसने यूज किया, इसके लिए पेमेंट्स के लिए यूज किया। तो मेरे बच्चों आप ऐसे समझो कि भैया ये टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा है, आप कहेंगे जी हां ये बिल्कुल सही बात है, टोटल खर्चा है, तो टोटल खर्चा देखेंगे तो कितना बैठेगा 100% बैठेगा, बिल्कुल 100% है। तो हमारे पास पैसा कितना था 10 लाख रुपए, बचा हमने कुछ है नहीं, तो 100% की वैल्यू 10 लाख है, 1% कितनी। अब मुझसे पूछा पेमेंट कितनी की है, तो भैया 11%, तो 11% की वैल्यू कितनी, दैट इज माय क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 1,10,000 मेरा आंसर है। यानी पेमेंट के लिए स्कूल से मैंने खर्चा किया वो 1,10,000 किया। ये अभी के करंट के पेपर में आए हुए सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, दो पाई चार्ट डाल के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कुछ, घबराना नहीं, क्लियर बात।
अच्छा सवाल करें। देखिए मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट कक्षा 12 के अनुसार एबीसीडी में उपस्थित और 3 छात्रों की संख्या का डाटा दिखाता है। कहता है 1800 बच्चे अपीयर में 800 बच्चे पास में। और कहता है कि भैया ए और बी में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना, अनुभाग ए और बी में परीक्षा देने वाले फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम सेक्शन ए एंड बी। कहता है सेक्शन ए और बी में जिन बच्चों ने जो अपीयर हुए उसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसका यूज नहीं करवा रहा, सिंपली इसी पे सवाल बना रहा है। दो पाई चार्ट बना के सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए ये टोटल 360 डिग्री होगा आपके यहाँ, तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को, बिल्कुल सही बात है। ए सेक्शन में कितने बच्चे अपीयर और कितने 42 डिग्री, बी सेक्शन में कितने बच्चे अपीयर और कितने 50 डिग्री, तो ए और बी में डिफरेंस कितना आ गया सर 8 डिग्री, तो 8 डिग्री की वैल्यू बता देता हूं। सोल्व कर देंगे मेरे बच्चे, तो आंसर आ जाएगा 40। आंसर आ जाएगा 40। क्या सब बच्चे आंसर निकाल पाए थे 40? वेरी गुड। एक बच्चा एक से ज्यादा कमेंट आ रहा है, प्लीज करिए भाई। आइए मेरे बच्चे जरा ध्यान दें। कहता है भैया जो जनसंख्या है, टोटल जो जनसंख्या गांव की वो 3,15,000 है। इंट्रोडक्शन करा देना पीडीएफ में। आते हैं सवाल पे। सवाल में कह रहा है कि भाई दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से संबंधित डाटा पाई चार्ट और तालिका के रूप में आपके सामने दिखाया गया है। यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 है, तो भैया टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई, तो आप कहेंगे 100%। टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई 100%, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3,15,000 को। 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3,15,000 को। आपने कहा जी ओके, क्योंकि टोटल जनसंख्या जो है दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,15,000 और यहाँ देखेंगे तो 100%, तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 3,15,000 को, बिल्कुल सही। तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमें कह रहा है गोवा और मध्य प्रदेश में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है, तो सबसे पहले तो गोवा और मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर गोवा की जो जनसंख्या है, गोवा कहाँ है 12% है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है 20% है, लेकिन गोवा और मध्य प्रदेश में रेशियो अलग अलग है, तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ की बात आगे समझ, आपने कहा आगे अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आइए मेरे भाई थोड़ी सी जगह मुझको तो काम करने के लिए आइए अब समझते हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई गोवा में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1% की वैल्यू आ गई 3150, 1% की वैल्यू 3150, तो गोवा की टोटल पॉपुलेशन कितनी 3150 गुना 12, क्योंकि 1% की वैल्यू 3150 है तो गोवा की पॉपुलेशन है 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी होगी। वहीं मेरे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, एमपी की, तो एमपी की पॉपुलेशन कितनी 20%, 1% कितना, तो 20% की वैल्यू कितना 3150 का 20%, यानी तो 20% की वैल्यू कितनी। हाँ जी 1% की वैल्यू 3150, तो 20% की 20 गुना। अब कह रहे हैं हमें क्या बताना है, पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे बताना लिटरेट। तो आज मेरे बच्चे एमपी में, अगर एमपी में देखोगे तो लिटरेट 1 है तो इलिटरेट 4 है, यानी टोटल पॉपुलेशन 4 और 1 5 है, तो उसमें लिटरेट कितने हैं 1, यानी मध्य प्रदेश में 1/5 भाग लिटरेट है। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 3 तो पढ़े लिखे हैं और 2 हैं अनपढ़, तो भैया पढ़े लिखे कितने 3 किस पे, टोटल 5 पे, तो 5 पे 3 पढ़े लिखे, टोटल 5 पे 3 पढ़े लिखे गोवा। एक बार यहां पूछो इलिटरेट बताना, अच्छा इलिटरेट बताना, सॉरी इलिटरेट बता दिया। तो भैया एमपी में 1 पढ़ा लिखा 4 अनपढ़, तो 4 बताना था, तो 4/5 हो गया, ये माफ करना। और भैया गोवा में 3 पढ़े लिखे 2 अनपढ़, तो अनपढ़ बताने थे तो 2/5 हो गए, 2/5 माफ। कहता है कि कुल जनसंख्या कितनी, यानी इनका टोटल पूछा आपसे कुछ क्या पूछा मेरे बच्चे, ध्यान देना टोटल माफ। अब टोटल को कैसे सेटल डाउन करेंगे, आप इस बात से तो बखूबी समझते हैं कि 5 कट जाएगा, उसका हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 से दोनों जगह सेम कर जाना। हाँ जी मेरी बात समझ रहे हैं, या यूं सोच लीजिए या 5 से काट देते हैं, 5 5 30 ना 0 5 15 है, 5 30 गलत कर दिया मैंने, 5 30 5 15 है ना, और 0 यहाँ पे भी 5 से काटेंगे 630। अब मेरे बच्चों एक बात आपने ध्यान दी, डिजिटल सम करते ट्राई करते क्या, लेकिन डिजिटल सम में नुकसान नहीं किया कि 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे तो बसर हो जाएगी, वरना आसान डिजिटल सम क्यों है, क्योंकि 6 और 3 का जोड़ 9 का डिजिटल सम आएगा 0 0 से गुणा करेंगे डिजिटल सम 0 0, तो जिस भी आंसर का डिजिटल सम 0 होगा आंसर, लेकिन ऑप्शन में से नहीं करेगा 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 इसका डिजिटल सम 8 है, ये ऑप्शन नहीं है। और 9 इसका डिजिटल सम 0 है, 8 7 15 9 इसका डिजिटल सम 0 नहीं है, 5 5 10 23 31 5 5 10 और 18 इसका डिजिटल सम 0 है। तो मेरे बच्चे मेरे पास बी और डी ऑप्शन आ गए, अगर हम कैलकुलेशन करें तो बी और डी में फंस जा रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है उस बात पे विचार करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है मेरे बच्चों, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। आइए भैया अगर मैं पूरे में से 630 कॉमन ले लूं, आपने ले लीजिए, यहाँ 12 24 बचा है, 20 80 बचा, 80 और 24 को जोड़ेंगे तो 104 है। अब बस समझ में आ गया कि 630 को अगर 100 से भी गुणा करते हैं तो आंसर 63,000 है, ये 4 ज्यादा है, मतलब आंसर 63,000 के पास वाला ढूंढना है, ये पास में है, ये ऑप्शन डी पास, तो मेरे बच्चों का आंसर डी होगा। क्लियर है जी मेरे नन्हे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब आ गया आइए मेरे दोस्त, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, कहता है स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो डोनेशन फंड से दी जाएगी, कहता है जो डोनेशन है इसी में से स्कॉलरशिप पे होगी। बहुत बढ़िया बात है। इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट, यहां से ध्यान से पढ़िए, स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, कहता है यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान की निधि से किया जाना है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड, व्हाट इज द डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो बताओ कि डोनेशन जो है उसका कितना भाग तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली दान निधि का प्रतिशत क्या है। कहता है भैया डोनेशन में जो पैसा आया और स्कॉलरशिप में जो पैसा खर्च हुआ, वो स्कॉलरशिप में जो पैसा खर्च हुआ डोनेशन में आए पैसे का कितना प्रतिशत, ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब करिए। आप पहली बात करेंगे, देखो सर स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला फंड पूरा फंड 10 लाख रुपए के बराबर है, ठीक है जी। अगर 10 लाख रुपए के बराबर है तो सवाल को समझाते हैं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मिटाते हैं क्योंकि काम करने के लिए जगह चाहिए। ये क्या होगा, आइए मेरे दोस्त। अब अगर टोटल जो पैसा हो 10 लाख रुपए, तो यहाँ मेरे बच्चे टोटल पैसा कितना हुआ 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को। तो बाबू डोनेशन में कितना खर्चा किया 35%, तो 35% की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3,50,000, यानी मेरे बच्चों डोनेशन में जो खर्चा बैठाया तुमने या डोनेशन जो तुमको मिली वो मिली 3,50,000। हाँ जी अब कह रहा है कि भैया पूरा 10 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिया किस चीज के ऊपर, स्कूल में, ऐसी इन चीजों के ऊपर, तो 10 ये टोटल 100% है, तो 10 लाख का जो खर्चा किया है, समझ रहे हैं मेरी बात, 10 लाख का खर्चा किया स्कूल में, तो ये सारा खर्चा 100%, तो 100% खर्चा रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख को, तो भैया स्कॉलरशिप कितना खर्चा हुआ 26%, तो 26% की वैल्यू कितनी होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,60,000, 2,60,000। हाँ जी अब कह रहा है इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। देखो मेरे भाई 3 0 से 4 0 से 4 0 कटा कट तो रहा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर रहा, तो मैं 26/35 बताना कितना परसेंटेज होगा, ये मेरा सवाल है, सोचिए जरा। आइए मेरे दोस्त ध्यान से मेरी बात समझिए, अब हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है। हमें पता करना है 26/35 कितना परसेंट है, 26/35 कितना परसेंट है। देखिए एक तो बेसिक तरीका में से काटो 5 7 35 और 5 से काटो 20, हाँ जी फिर 20 को 26 से गुणा करूं 26 दूनी 52 520 है, और फिर भाग दूं 7 से,
तो 7 7 49 बचा कितना भाई 3 7 28 बचा कितना 2 7 14 यानी 74 समथिंग मेरा आंसर पहुंचेगा। 74 समथिंग में मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हाँ जी 74.29 मेरा सही आंसर है। दूसरा है कि मैं यहाँ कोई जुगाड़ लगाऊं अपनी कैलकुलेशन का और सवाल को करने की कोशिश करूं। आइए मेरे बच्चे अब जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये तो हटी कहानी से 26/35 चाहिए हमें तो 26/35 ही मतलब था गुना 100। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जी मेरे बच्चों मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मोटी बात करो, लंबी बात नहीं करो। मैं 26 की जगह 25/35 लिख दूं, जमा 1/35 लिख दूं तो कोई गुना तो नहीं कर दे रहा हूं मैं मन ही मन में। आप कहेंगे नहीं सर गुना तो नहीं हो रहा, क्योंकि 25 26 ही बनना, कोई दिक्कत नहीं। सब 5 5 25 5 7 35 5/7% में खूब लगवाया 1/7 14 7% होता है और 5/7 मैंने अलग से टेबल में लिखवाया था, इसका मतलब होता है 71 सही 3/7%, यानी लगभग 71.4%। बिल्कुल ठीक है। 1/35 आप ये भी जानते हैं कि 1/30 जो होता है वो होता है 3 से 1/3, 1/35 से लगभग 3 और जोड़ लेता हूं, यानी मेरा जो आंसर आएगा 74.4 के आसपास आएगा। इससे थोड़ा ही कम रहेगा क्योंकि मैंने बड़ी वैल्यू रखी। तो मैं ऐसे तोड़ूंगा सवाल को। दूसरी चीज मेरे बच्चे जब मैं सवाल को कर रहा था तो मैंने दो चीजें फोकस करनी थी। पढ़ते पढ़ते एक पहली चीज फोकस करनी थी वो ये कि मुझसे सवाल क्या पूछा गया। तो सवाल मुझसे पूछा गया देन व्हाट, बड़े ध्यान से सुनना कोई जल्दबाजी नहीं, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली दान निधि का प्रतिशत क्या है। अब मेरे बेटे अब आप विश्वास करो ये चीज तो आपको बहुत गहराई से बताई हुई है कि जब भी आपको सवाल में परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे तो ऐसी सिचुएशन में रियल नंबर लेने की जरूरत कतई भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन में रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं। हमें रियल नंबर तभी लेना है जब हमसे कोई रियल वैल्यू पूछे। हमसे पूछा था मात्र कंपैरिजन, तो हमें कंपैरिजन में कंपैरेटिव वैल्यू ही लेनी थी। तो मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर कर रहा होता तो मैं इस सवाल में 10 लाख की वैल्यू ही नहीं करता, क्योंकि मुझे परसेंटेज जाना था। मैंने मान लेना था भाई स्कूल को 100 रुपए मिले फंड और उसी 100 रुपए यूज करना है, बस सिंपल सी बात है। तो 100 रुपए फंड मिला उसमें डोनेशन 35 रुपए, तो 35 रुपए डोनेशन मिली और भाई उसी 100 रुपए में स्कॉलरशिप 26% खर्च हुआ तो 26 रुपए खर्च किया, तो कह कितना परसेंट है, बस आंसर एक सेकंड में मिल रहा है यहाँ पे मेरे दोस्तों। और कुछ नहीं, क्या मेरी बात समझ में? वही परसेंटेज का ही कांसेप्ट यूज करना और कहीं। आप इससे पहले आपने क्यों नहीं लगाया? इससे पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम उसे एक्चुअल वैल्यू में टक्कर करवा रहा था, परसेंटेज वगैरह में टक्कर नहीं ले रहा था। अगर परसेंटेज में टक्कर लेता मैं सीधा पॉपुलेशन सो मान लेता है ना। इससे पहले भी एक दो सवालों में जो कहानियां गड़बड़ हुई वो ये थी कि यहाँ परसेंट यहाँ तो एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि बीच का अंतर पूछा था, एक्चुअल डिफरेंस पूछा था। जब भी मुझे कंपैरिजन पूछेगा तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, सवाल को जल्दी से करूंगा। जब तक वो कंपैरिजन के हाथ नहीं लगवाएगा मैं रियल वैल्यू से ही फेस करूंगा। कमेंट करके बताइए क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। आइए ये सवाल बेहद आसान है। पूछा क्या उस बात पे चर्चा करते हैं। कहता है फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ अपीयर एंड पास स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन सेक्शन एबीसीडी। कहता है एबीसीडी में जो बच्चे अपीयर हुए वो और जो पास हुए वो। पूछा क्या उस बात है। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई। कहता है सेक्शन ई में कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर, बस इतनी बात पूछ रहा है। बेहद हल्का सा सवाल, हल्के तरीके से बात है। देखिए मेरे बेटे सेक्शन ई में हमने मान लेंगे 1818 से कोई जुड़नी है, टोटल कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री। हमने मान लेना है 360 बच्चे अपीयर हुए होंगे, तो 360 डिग्री 360 बच्चे एक बच्चा, तो 360 बच्चे अपीयर हुए। उसमें से सेक्शन ई में कितना अपीयर बैठा होंगे, तो एक बच्चा बैठा होंगे। तो कह रहा भैया कितना परसेंटेज है। अब 58/360 हमें निकालना हो। पहले मैं डिटेल बताऊं फिर छोटी मोटी बातें करके बताएंगे आपसे। कहता है आंसर बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे कार्पेट चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। 0 से 0 घटा, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटेंगे 18 आया, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 29, 2 से काटेंगे 9 आया, 2 5 10, तो 9 5 45, 5 45 5 10 50, तो 145 उठेगा। अब भाग दोगे तो 9 9 1 9 कितना बचा जी 5, 9 6 54, यानी 16 पॉइंट समथिंग आंसर है। अब ऑप्शन में जोड़ देते हैं नजदीक के दूर दूर है, तो बेटा बहुत नजदीक है 16.1 मेरा आंसर आ गया। 16.1 क्यों? इसलिए कि भाग देने पे एक बचा था, तो अगर मैं 10 भी लूंगा उससे आगे तो एक ही आएगा, तो 16.1% मेरा आंसर। हां जी क्या मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं? बस इतनी बात बताइए, बाकी चीजें हमारी बोली। अब मेरे बच्चे बात कर, मैं अगर पेपर में स्टूडेंट हूं और मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो मैं 100 पे तो चर्चा नहीं करूंगा, मैं 58/360 से लड़ाई लड़ूंगा और इसी पे खेल खेलूंगा। कटता है मैं सिंपल करने की नेचुरल कोशिश करूंगा कि आएगा मेरे बच्चे कितना 29/180, 29/180 कितना परसेंट होगा मुझे चाहिए। देखिए दिमाग दौड़ाना होगा, चतुर बनना होगा। एक बात बताना मुझे, मैं 29 को 30/180 माइनस 1/180 दिमाग में लिख दूं तो कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो जाएगा। गुनाह तो नहीं हो जाएगा नसरुद्दीन साहब, आप कहना गुनाह नहीं होगा, आप करोड़ गुनाह हो जाए ऐसा होगा नहीं। 30 29 30 180 1/6 होता है 16 से 2/3% यानी 16.66%। यानी तय हुआ मेरे दोस्त कि आपका उत्तर हर हाल में 16.66 से छोटा आएगा, क्योंकि इससे भी 1/180 की कुछ वैल्यू होगी तो घटाओगे तो हर हाल में आपका उत्तर 16.66% से नीचे ही जाएगा। इसमें लिखित उत्तर दे सकते हैं, गारंटीड आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपको जैसा है तो फिर तो 16.66 से कौन सा छोटा, ये है नहीं, ये है नहीं, ये 16.6 से छोटा है नहीं, बड़ा है सर, तो बचा क्या ऑप्शन सी। हमें डिटेल नहीं करना होगा, दिमाग की खिड़की खोलनी, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। परसेंटेज को भूलना नहीं है, जो प्रैक्टिस की क्लासेस का उसको भूलना नहीं है। करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त, अब सवाल में क्या है कि क्वेश्चन यही है, डायरेक्शन मतलब यही है, लेकिन इसके अंदर 5 सवाल आपसे पूछेगा, 1 2 3 4 और 5 सवाल पूछेगा। देखिए यार ये ट्रेंड होता था पहले कि एक पाई चार्ट देता था, उससे 5 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब अगर इस ट्रेंड की मैं बात करूं तो ये ट्रेंड पूछा जाएगा सीरियस एग्जाम में ना, एक पाई चार्ट पे 5 क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम 2.5 मिनट चाहिए, 2.5 से 3 मिनट चाहिए, और वो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन में कितना मिनट। तो ये अभी जो एग्जाम है एसएससी वाला एग्जाम उसके लेवल की बात नहीं है, ये बात हो रही है किसकी मेरे बच्चों, सीरियस टाइप एग्जाम की, है ना, जहां समय ज्यादा मिलता है। आइए आइए मेरे दोस्त, सवाल बेहद आसान है। क्या टोटल 45 बच्चे सवाल पूछा आईटी में, तो भैया 100% 45 तो 1% की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 45। तो आईटी कहां है, आईटी रहा, आईटी में 21% बचे, यानी 45 गुना 21, आईटी में कुल मिला के इतने बच्चे। अब क्या आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या क्या है, आईटी विभाग है, आईटी में मेल एक तो फीमेल 2 है, तो टोटल पॉपुलेशन 2 3 में 2 भाग है, तो 2 के 3 3 7 21। अभी भी अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप ये समझना कि भाई 45 के अंदर क्या मौजूद है, सर 45 के अंदर 9 मौजूद है, 5 मौजूद है, यानी जो मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से 4 भाग जाएगा, 9 से लिखते 6 3 हो जा रहा है, 4 1 7 नहीं जा रहा, 4 2 8 नहीं जा रहा, 4 4 10 नहीं जा रहा, भाई अंकों का जोड़ 9 से भाग जाता है ना 9 में, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। आइए कहता है कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत महिला विद्यार्थी विपणन विभाग में अध्ययन करती हैं, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ रही हैं। तो मेरे बच्चे अब आपको 45 लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा जरूरत, कहा है कि हम आपको ये बात समझा चुके हैं कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए
रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो मेरे बेटे वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव डाटा ओनली। तो मैं यहाँ दिमाग ये करूंगा कि मैं टोटल बच्चे 100 मान लेता हूं, और मार्केटिंग में कितने बच्चे हैं, मार्केटिंग में ऐसे 16% बच्चे, तो 16 बच्चे हैं मार्केटिंग में, मार्केटिंग में कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे। तो कहता है मार्केटिंग में जो बच्चे हैं, ओहो स्टार्टिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 16। कह रहा है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल, तो फीमेल कितने मार्केटिंग में, मार्केटिंग में मार्केटिंग मार्केटिंग में 7 मिले, तो फीमेल कितनी 5, तो 7 5 12, यानी 5 बटे 12, यानी इतनी लड़कियां, इतनी औरतें मार्केटिंग में मेरे बच्चे काम कर रही हैं। ठीक है जी, तो कह रहा है इसका परसेंटेज बताओ, किस पे कुल विद्यार्थियों पे, टोटल विद्यार्थी कितने ले लिए, 100 पे इसका परसेंटेज बताओ। तो देखो 4 3 12 हो गया, 4 4 16 हो गया, 4 5 20 हो गया, 20 5 100 हो गया, 5 3 15 1 बटे 15 1 बटे 15 होता है मेरे बच्चे, होता है 6 सही 2 बटे 3%, यानी 6.6666 6.67%। आइए मेरे दोस्त, क्या बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड में व्यापार कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, तो भैया 45 लेना होगा, तो 100% 45 होता है, 1% की वैल्यू मेरे बच्चे 45 कट गया। अब कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, कहां भी इंटरनेशनल ट्रेड 18% है, और बैंकिंग में कितने भाई 12%, तो 12 और 18 कितना हो गया 30, तो 30% की वैल्यू कितनी, 45 गुना 30 135 जीरो, यानी 1350। समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चे, कमेंट करते रहिए। कहता है वन विभाग में कार्यरत महिला विद्यार्थी इसी विभाग में कार्यरत पुरुष विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। कहता है वित्त विभाग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल स्टूडेंट स्टडीइंग सेम डिपार्टमेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और द मेल स्टूडेंट स्टडीइंग सेम डिपार्टमेंट। देखो दूसरा सवाल है, सवाल में कह रहा है क्या बेटा, कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और द मेल स्टूडेंट स्टडीइंग इन सेम डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट में। तो मेरे बच्चे मेल कितने फाइनेंस का गया, फाइनेंस में मेल कितने हैं सर 5, और फीमेल कितनी है 4, तो क्या फीमेल एम्प्लॉई मेल का कितना परसेंट है, 1 बटे 5 होता है 20, 4 बटे 5 होता है 80%, तो आंसर आएगा मेरे बेटे 80%। कुछ ज्यादा दिमाग बढ़ाना नहीं है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन करिए। कह रहा किस विषय में महिला विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है, कह रहा किस विषय में मेरे बेटे महिला विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है, बैंकिंग में ज्यादा है, आईटी में ज्यादा है, एमएस में ज्यादा है, इंटरनेशनल ट्रेड में महिला विद्यार्थियों की संख्या किसमें ज्यादा, लगाओ दिमाग, अच्छा सवाल है। लगाइए, देखिए जितना आप पढ़ेंगे सवाल को ऑब्जर्व करेंगे उतना बेहतर सीख पाएंगे। ये टोटली ऑब्जर्वेशन पावर का गेम और कुछ है नहीं सवाल के अंदर, विश्वास मानिए। मैं आंख बंद करके इसका उत्तर इंटरनेशनल ट्रेड बनाना पसंद करूंगा। आप कहें क्यों सर, इसलिए ध्यान देना। देखिए पहला बैंकिंग, बैंकिंग में 17 10 है, 17 10 का मतलब ये होगा कि टोटल 27 एम्प्लॉई हैं, तो उसमें 17 है, यानी लगभग 50% के आसपास है, 50 27 का 50 नहीं, सॉरी 27 का 13.5 65 के आसपास होगा। एमएस में बात करें, एमएस क्या हुआ इसका, एमएस का 2 बटे 5 हुआ, 2 बटे 5 आप देखेंगे तो 40% हुआ। आईटी में देखेंगे तो आईटी में 1 बटे, ये तो इसमें अच्छा, ओह सॉरी मुझे महिला बताना, मैं गलत बता गया, माफ करिए, मैं मेल सोच गया, माफी चाहता हूं, मेल सोच गया, मैं माफी चाहता हूं, मेल सोच गया, मेरी गड़बड़ हो गई, मेरी गड़बड़ है बाबू। आइए मेरे दोस्त, हम पहले बैंकिंग में सोचते हैं, बैंकिंग में सोचते हैं। बैंकिंग में फीमेल देखोगे तो 10 बटे 27 और बैंकिंग में टोटली लोग 12%, तो बैंकिंग में तो वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है, उसमें महिलाओं की संख्या कम है, रेशियो के हिसाब से काटा मारो। अगला एमएस में लाते हैं, एमएस में अगर आप जाओगे तो भैया एमएस कहां है, एमएस में 22% है, एमएस में 22%, ये ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 100 मान लेते हैं, तो एमएस में कितने 22 लोग हैं, तो 22 का 22 लोग हैं, तो 22 में महिलाएं कितनी है भाई एमएस में 3 बटे 5, 3 बटे 5 ये महिलाएं, हां जी, तो 16 22 66 बटे 5, तो 12 5 60 13 65 13.2 फीमेल हुई है किसमें, एमएस में। वही मेरे पेरेंट्स, मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो इसको तो काटा ही मार दूंगा क्योंकि महिलाएं बहुत कम है, इसमें 1 बटे 6। अब अच्छा आईटी की बात करें तो आईटी में कितने लोग हैं, टोटल 21%, यानी 21 लोग हैं, और आईटी में महिलाएं कितनी है 2 बटे 3, 2 बटे 3 3 7 21 7 14, तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं मेरे बच्चों आईटी में, सबसे ज्यादा जो महिलाएं मेरे बच्चों किसमें है, आईटी में, आईटी आईटी आईटी, सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं मेरे बच्चे वो आईटी में,